हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल एक्स बाय हसीब। मेरा नाम है हसीब और आपको पता है मैं यूट्यूब पे आपके लिए वीज़ा और इमिग्रेशन के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कि कनाडा के वीज़ा जो इतने ज़्यादा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, क्या इसके पीछे ये रीज़न है कि कनाडा की तरफ से सख्ती हो गई है या कुछ और रीज़न्स है जो हम लोग वीज़ा अप्लाई करते हुए कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और इसके में ये भी डिस्कस करेंगे कि कैन प्लस में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो रहा है। हालांकि कैन प्लस की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और वीडियोस पसंद आए तो लाइक का बटन लाजमी दबा दिया करें। सबसे पहले तो मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लूँ कि आजकल आपको ट्रैप कैसे किया जाता है सबके अंदर। जैसे कि पिछले एक साल में हमने देखा कनाडा का बहुत ज़्यादा एक शोर मचा था। उसके बाद ये वो शोर जो है वो अभी मूव होता जा रहा है यूके की तरफ। अब आपने देखा कि टिकटॉक के ऊपर आपको बहुत से लोग आते हैं और वो पासपोर्ट दिखाते हैं कि जी फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर कनाडा का वीज़ा लग गया, फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर यूएसए का लग गया। क्या वो आया सच होता है या नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% वो ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं आज आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर अभी मैं अपनी वीडियो में किसी को साथ बैठा लूँ और कहूँ कि ये भाई का बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे कनाडा का वीज़ा लग गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लगा है। ये देखें, ये जी वो पासपोर्ट है। ठीक है, आप देखेंगे इस पर मैं पूरा दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये पूरा खाली है, ये कहीं पे भी भरा हुआ नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, लेकिन इसके एक पेज के ऊपर आप ये देखें कि कनाडा का वीज़ा लगा है। ठीक है जी, ये है जी फ्रेश पासपोर्ट। इसको आप कह रहे हैं फ्रेश पासपोर्ट के ज़ीरो, मतलब कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होगी इसकी। ठीक है, लेकिन इसके पीछे बैकएंड क्या है ये अब मैं दूसरे पासपोर्ट की तरफ चलता हूँ। ये है मेरा पुराना पासपोर्ट। ठीक है, ये आप देखेंगे पूरा भरा हुआ वीज़ा से। ठीक है, उसके बाद जी मेरा एक और पासपोर्ट है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है पासपोर्ट और स्टैंपों से। ठीक है, और इसके ऊपर ये यूके यूएस सब वीज़ा लगे हुए हैं। ये वो गेम होती है जिससे आपने जादू देखा है, जादू में आंखों का धोखा कैसे दिया जाता है। ये वो आंखों का धोखा जो वीडियो से आपको देते हैं। अब जो पढ़ा लिखा बंदा है वो तो शायद इन बातों में नहीं आता, लेकिन इनका टारगेट ऑडियंस जो होती है वो होते हैं बेचारे मासूम लोग जो जल्दी इनके वीडियो देख के फौरी फंस जाते हैं कि यार फ्रेश पासपोर्ट पे तो कनाडा और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ने तो बांटना शुरू कर दिए वीज़े। ठीक है जी, ये वो एक चीज़ थी मैं क्लियर करना चाह रहा था। मुझे भी लोग कहते हैं भाई आप वीडियोस नहीं बनाते लोगों के साथ, ये वो। ठीक है जी, अव्वल तो हमारा ये मकसद ही नहीं होता। हमारा ग्रुप है, आप वहाँ पे जाके पोस्ट करें, हम लोग तो आपको हेल्प आउट करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप कहते हैं कि A to Z आप करके दें तो बिल्कुल हम सर्विस देंगे, लेकिन बहुत नॉमिनल चार्जेस पे। खैर ये कहानी थी, ये तो इधर कवर हो गई। अब चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं बात करूंगा जी कनाडा के उन वीज़ाज़ की जो नॉर्मल रूटीन में रिफ्यूज़ हो रहे हैं। मोस्टली अब 179B पे रिफ्यूज़ हो रहे हैं कि जी 179B जो है कि हमें यकीन नहीं आप वापस आएंगे, जिस पे आपको पिछले साल कहानियाँ सुनाई गई थी कि 179B ख़त्म हो गया। ठीक है जी, अब इसमें यहाँ पर दो चीज़ें आपके पास हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपने क्या आया डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगाए हैं, आया आपकी हर चीज़ ओरिजिनल, और उसके बाद ये लगा दिया गया, तो उसमें मोस्टली केसेस में आपका ऑटो रिफ्यूज़ल आ रहा है। ठीक है, ये मैं नॉर्मल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, कैन प्लस को मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं, एक तो ये ऑटो रिफ्यूज़ल क्यों आ रही है। मोस्टली लोग अप्लाई कर रहे हैं अब न्यू पोर्टल से IRCC से। अब उसमें जो अपलोड करने की ऑप्शन है जी वो 2 MB है। 2 MB से ऊपर फाइल अपलोड नहीं होती। और हमारे लोग क्या करते हैं, अब वो एक पलंदा एक इतनी बड़ी फ़ाइल बनाने की, ये बात का यकीन आ जाए कि यार मेरा केस जो है बहुत मजबूत है, मेरी होम टाइज बहुत हैं, तो वो ऐसी ऐसी अपनी प्रॉपर्टी के अलावा आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी नहीं है वो खालू की प्रॉपर्टी, मैंने ऐसे केसेस देखे, आंटी की प्रॉपर्टी, अपने कज़न्स की प्रॉपर्टी, उसको भी स्कैन कर करके। अच्छा, वो अब जब स्कैन आप कर रहे हो, वो इतना बड़ा साइज़ उसका बन गया, 8-10 MB की फ़ाइल बन गया। अब उसको कंप्रेस करते करते 2 MB पे लाना है, वो तो रीड आउट ही नहीं होता। आप उसे जूम करके देखना कि आप उसे रीड कर सकते हो, जब आप नहीं उसको रीड कर पा रहे तो AI का सॉफ्टवेयर क्या रीड करेगा। ये एक गलती बहुत ज़्यादा लोग करें, इसलिए काइंडली कोशिश करें कि वो 2 MB में नहीं आ रहा, आप GCK पे चले जाओ। अगर बहुत ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और आप लगाना चाह रहे हो, नहीं IRCC पोर्टल से कर लो, आपके पास ऑप्शन है GCK की, वहाँ पर अपलोड कर दो। ठीक है जी, अब कहने का मकसद है, लेकिन मैं जो कहता हूँ कि ये इनरेलीवेंट डॉक्यूमेंट्स इतने लगाने की ज़रूरत क्या है। जो आपसे मांगा गया है आप वो लगाएं, आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो लगा दें, काफ़ी है। आपके नाम पे अगर वो चीज़ें, अब वो बैंक से ली गई गाड़ी है उसके भी पेपर लगाए जा रहे हैं जी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब डॉक्यूमेंट्स मैं इस पर अलग वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसके बाद जी हम लोग जो एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं ना, तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है कि पिछले 5 या 10 साल के अंदर आपने कहाँ पे काम किया, आपने उसको गैप नहीं देना होता। हम लोग वो क्या कर रहे हैं जी, वो गैप बिल्कुल दे नहीं रहे चीज़ों में। हम लोग बस उसको बस आगे कर देते हैं, ओके नेक्स्ट कर दो चला जाएगा। आल दो उस पर एरर भी आ जाता है कि नहीं होता, लेकिन हम लोग जुगाड़ लगा के उसको जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे के आगे पुट कर देते हैं।
उसके बाद जब हम लोग अपनी एजुकेशंस में आ रहे हैं, हम लोग मोस्टली क्या कर रहे हैं कि अपनी एजुकेशन सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं यार विजिट वीज़ा है, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस टिकटॉक पे देखे, उनका जी विजिट वीज़े के लिए आप डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन का कुछ भी डाल दें। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपसे इन्फॉर्मेशन जो ले रही है कंप्लीट दें। उसके बाद जो आप अपने काम की जो एक लिस्ट आती है कि आपके बिज़नेस है या आप जॉब कर रहे हो और किस कैटेगरी में जॉब कर रहे हो, वो लोगों को मोस्टली समझ ही नहीं आ रहा कि कौन से सिलेक्ट करने हैं। लोग हर चीज़ को अदर किए जा रहे हैं। मैंने कुछ एप्लीकेशंस देखी, उन्होंने अदर किया हुआ था, हालांकि उनकी जो एडमिन जॉब थी, यानी कि एज ए मैनेजर लेवल वो उस काम एडमिनशिप में जॉब करते थे, लेकिन उन्होंने अदर किया हुआ था। ये गलतियाँ मत किया करें। ये बड़ी सब फैक्टर्स आते हैं, और जब वो सॉफ्टवेयर पूरी आपकी प्रोफाइल को रीड करता है, वो हर चीज़ को देख। ठीक है जी। अब मैं चलता हूँ उन लोगों की तरफ जो कैन प्लस में बहुत ज़्यादा परेशान है और उनकी इतनी ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं, जो कि हालांकि हमने पिछले जुलाई अगस्त सितंबर में देखा, जिन लोगों ने अप्लाई किया कैन प्लस, इतनी अच्छी रेशो थी कि यानी कि हमने 10-10 12-12 दिन में रिज़ल्ट देखे। और अभी भी आप देख लो हमारे ग्रुप में जाके, वहाँ पे अभी रिसेंटली कराची का 40 दिन में अप्रूवल आया, और बहरीन से अभी सिर्फ 6 दिन के अंदर कैन प्लस का अप्रूवल आया। अब मैं उसकी रीज़न बता रहा हूँ कि आपका रिफ्यूज़ क्यों हो रहा है और उनका अप्रूव क्यों हो रहा है। कैन प्लस, सबसे पहले कैन प्लस को समझ लीजिए। कैन प्लस एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास यूएस का B1 B2 वीज़ा है, ठीक है, या आपके पास टेम्परेरी ग्रीन कार्ड भी है या ग्रीन कार्ड भी है यूएसए का। सेकेंडरी, आपके पास कोई भी कनाडा का वीज़ा विज़िट वीज़ा था जो कि एक्सपायर हो गया पिछले 10 साल के अंदर। ये दो कैटेगरी वाले जब कैन प्लस में चले जाएंगे तो कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ प्रॉब्ली आपसे पूछा जाता है सिर्फ आपका पासपोर्ट, आपका यूएसए वीज़ा की कॉपी या कनाडा की एक्सपायर कॉपी या कनाडा की वैलिड कॉपी भी अगर एक्सपायर होने वाला है। और उसके बाद ये आपसे पूछा जाता है, अगर आप फैमिली तो मैरिज सर्टिफिकेट पूछ लिया जाता है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो मैक्सिमम आपसे वहाँ का वो पूछ लिया जाता है कि आप जिस कंट्री के अंदर कर रहे हो वहाँ का, जैसे अगर दुबई में तो एमिरेट्स आईडी पूछ लिया जाता है, सऊदीया में वहाँ का आईडी, पाकिस्तान में हो तो आपसे सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट्स मोस्टली पूछे जाते हैं और आपको प्रोसीड हो जाता है। कुछ केसेस में मैंने अभी सुना है कि वो कह रहे हैं बैंक स्टेटमेंट, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है किसी केस में करते हुए कि उनसे बैंक स्टेटमेंट मांगी गई हो, तो अब शायद वो सिलेक्शन में गलती कर रहे हैं कुछ भी। ये 3 डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको कुछ नहीं लगाना। अब लोग क्या कर रहे हैं, कवर लेटर, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, गाड़ियों के पेपर, उसके बाद जी वो एनओसी, उसके बाद वैल्यूएशन रिपोर्ट्स। तो फिर कैन प्लस रह कहाँ गया। अब कैन प्लस भी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं यहाँ पे मुझे सुन रहे होंगे, वो इस पे ज़्यादा हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया एक स्पेसिफिक काम के लिए। अब आप उस पर गलत कमांड्स दे रहे हैं तो क्या रिज़ल्ट निकलेगा, एरर ही आएगा। अब जब वो आपकी फ़ाइल प्रोसीड हो रही है, वो अपने स्पेसिफिक जो उसको कमांड देगी या उसके अंदर देख रहा है, लेकिन आप उसको इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगा के ऑलरेडी कन्फ्यूज़ करके, आई थिंक सो वो कैन प्लस रहता ही नहीं है। हमने अप्रूवल देखी हैं नॉर्मल में भी, ये नहीं है कि कैन प्लस में जिन्होंने एडिशनल लगाए उनके नहीं लगे। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि एक चीज़ ज़रूरत ही नहीं है, आप उसको क्यों दे रहे हो। आप देख लो कि जितनी 90% अप्रूवल्स मैंने अपनी देखी हैं, वो सारी हमने ये 4 डॉक्यूमेंट्स के साथ लिए हैं, ठीक है, हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाया। और इसमें ये नहीं है कि 100% ही अप्रूवल होती है कैन प्लस की, कैन प्लस में भी रिफ्यूज़ल आ जाती है। देखिए रिफ्यूज़ल्स के और भी बहुत रीज़न है। अब आपका नाम है वो किसी के साथ सिक्योरिटी में मैच कर गया, वो बंदा वहाँ पे वांटेड है या कुछ भी है, तो आप भी फंस सकते हो। ये गवर्नमेंट या किसी भी कंट्री का एक प्रॉब्लम होता है कि आप उसमें फंस जाते हो कई दफ़ा। सही, समटाइम बैकग्राउंड चेक में आप फंस जाते हो, ठीक है। समटाइम आपने क्या गलती की होती है, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि आपने जो कोई भी वीज़ा रिफ्यूज़ल थी वो हाइड करते हो। आप देख लें कि हमारी वो कितनी रिफ्यूज़ल्स हमने देखी, और 5 साल के बैन भी देखे लोगों पे। इवन कनाडा की पुरानी रिफ्यूज़ल छुपा रहे हैं, यूएसए की छुपा रहे हैं, यूके की छुपा रहे हैं, जो कि डाटा आपस में शेयर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपको कौन ये मशवरे देता है कि भाई आप अपनी रिफ्यूज़ल्स छुपाएं। मैं कहता हूँ रिफ्यूज़ल थाईलैंड की भी है ना, तो उसमें कर दें शेयर, मलेशिया की भी है, ठीक है, मैं तो शेयर करता हूँ। मैं कहता हूँ डाटा कभी भी छुपाना नहीं चाहिए किसी भी कंट्री से। उसके बाद आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो, उसकी एप्लीकेशन लाजमी सेफ़ रखा करो। अगर यूके का किया है पास सेफ़ रखो, ऑस्ट्रेलिया का किया है, उसके बाद कनाडा का किया है, यूएस का किया है, जब भी दोबारा आप अप्लाई करो, आप पिछली अपनी बाकी कंट्रीज़ की प्रोफाइल देख लो, कहीं वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कुछ छोड़ तो नहीं दी थी, यहाँ पे गलत तो नहीं दे रहा कि वहाँ पे मैंने बताया था मैं यूएसए से रिफ्यूज़ल हूँ कनाडा की एप्लीकेशन में, और अब ऑस्ट्रेलिया में आप नहीं बता रहे हो, ठीक है। तो ये जो गलतियाँ होती हैं ना, इनसे वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं जब डाटा शेयर होता है। ये गलतियाँ मत किया करें। ये इतना आसान भी नहीं है कि आप समझते हो कि भाई ऑनलाइन हो गया तो मैंने ओपन किया और मैंने सब फिल करके फौरी जमा कर दिया, इस तरह नहीं होता। ऐसी गलतियों की वजह से ही ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, ठीक है, आप नीचे कमेंट्स में बताना कि किस रीज़न के ऊपर हुआ है, ठीक है।
उसमें फिर मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की, या आप हमारे ग्रुप में अपनी रिफ्यूज़ल और अपनी प्रोफाइल कंप्लीट शेयर किया करें, बताया करें कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आप क्या क्या जॉब करते हो, सोर्स ऑफ इनकम, फिर ही कोई वहाँ पे आपको मशवरा दे पाएगा। आप सिर्फ रिफ्यूज़ल शेयर कर दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो से आपके कुछ पॉइंट्स तो क्लियर हो गए होंगे, स्पेशली कैन प्लस वालों का, कि भाई कोई डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा नहीं लगाने, हमें जो मांगा गया हमने लगा के करना है। अब इसकी रेशो आजकल क्या जा रही है, रेशो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि आजकल मिक्सअप जा रहा है, गल्फ़ से जीसीसी से कैन प्लस काफ़ी अच्छे अप्रूवल्स आ रही है। पाकिस्तान से शायद इसलिए नहीं आ रहा है कि हम उसे ओवर कर रहे हैं, जैसे मैं एक्सप्लेन कर दिया, डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स लगाए जा रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स शायद आ रही हैं। तो उम्मीद है ये इस वीडियो से आप ये गलतियां अब नहीं करेंगे। आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हो, IRCC पोर्टल पे करो, GCK पे करो, ठीक है। अगर आप बिल्कुल खुद नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप किसी भी कंसल्टेंट से करवा सकते हो जो कि एक माकूल आपसे जो है पैसे ले। ये टिकटॉकर्स की बात नहीं मैं कर रहा, जो एक अच्छा कंसल्टेंट हो, जो आपको देखें, जो बंदा आपकी ईमेल पे करे, आपके मोबाइल नंबर पे करे और एप्लीकेशन सबमिट से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, आपको कवर लेटर भी आपका दिखा दे, आपकी एप्लीकेशन भी दिखाए। जो बंदा नहीं दिखा रहा, वो अपनी GCK पे कर रहा है, उस बंदे के पास आपने नहीं जाना। और इसके चार्जेस हर बंदे के अपने हैं, ठीक है जी। पाकिस्तान में बात करूँ तो 30,000 से 50,000 तक भी लोग सर्विस चार्ज लेते हैं। ओके, वो ले रहे हैं, वो अपना टाइम दे रहे हैं, ठीक है। हमारी बात करें तो हम लोग भी इसी के दौरान तकरीबन 30 से 35,000 रुपया कनाडा का चार्ज करते हैं, ठीक है। मोस्टली 30,000 में हम लोग कर देते हैं, लेकिन केस टू केस होता है, अगर फैमिलीज़ है तो उसमें हम लोग फिर थोड़ा और डिस्काउंट कर देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ख़ुद भी आप कर सकते हैं अगर आपको चीज़ों की समझ है। लेकिन बिल्कुल आप ये नहीं है कि अगर नहीं करना चाहते, बहुत से लोग हैं वो ख़ुद नहीं करना चाहते, उनके पास टाइम नहीं है, उनका वो जो है वो टेक्निकल चीज़ें नहीं समझ पाते, तो उसमें हम लोग आपको US, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया की जो है वीज़ा सर्विस देते हैं, ठीक है जी। जापान वीज़ा भी दे रहे हैं सर्विस। वो तकरीबन आपको पाकिस्तानी 15,000 यानी कि 150 दिरहम्स में, या 150 रियाल कह लें, उसमें भी ये ऑप्शन मिल जाएगी। सर्विसेज के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैं नीचे स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वेबसाइट पे हमारी जाएँ, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर लें। तो उम्मीद है ये वीडियो से आपके बहुत से पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ लें। अपना बहुत सा ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आई है तो लाजमी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।